नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज वोट फॉर नेशन की इस श्रृंखला में हम पुनः आपके बीच हैं। लगातार हम इस श्रृंखला में आपके बीच एक से एक ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो हमको न केवल जगाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रहित में मतदान कि कितनी आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारा एक वोट हमारे देश की तस्वीर को बदल सकता है, किस प्रकार हम उस नेतृत्व को चुन सकते हैं जो देश में परिवर्तन ला सकता है, देश को सही दिशा दिखा सकता है। और आज जो विषय हमने चुना है वो विषय है ना हो फिर कैराना और कश्मीर, एक वोट से बदले तस्वीर। जी हाँ, ये विषय, इस विषय में गागर में सागर भरने के लिए मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की चंद पंक्तियों से इस विषय को और आज के इस सत्र को प्रारंभ करती हूं। हे हिंदुओं सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो, हे हिंदुओं सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। इस नींद में क्या क्या हुआ ये भी तुम्हें कुछ याद है, कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना हुआ अपघात है, कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना हुआ अपघात है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर गए, पीछे खड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर रहे। जो जो करेंगे देर हम वो और बढ़ते जाएंगे, जो बढ़ गए वे और तो फिर हम ना उनको पाएंगे। हे यार संतानों उठो अवसर निकल जावे नहीं, हे यार संतानों उठो अवसर निकल जावे नहीं, देखो बड़ों की बात जग में यूं बिगड़ने पावे नहीं। जी हाँ, हमें अपने देश की इस तस्वीर को बिगड़ने नहीं देना है और इस तस्वीर को बिल्कुल भी उसमें हमें एक दाग भी नहीं लगने देना है, खरोंच भी नहीं आने देनी है, क्योंकि हम कुछ दशक पहले कश्मीर देख चुके हैं और अभी हाल ही में हमने कैराना देखा है। कश्मीर का दंश कौन भूल सकता है, हम लोगों ने सिर्फ उसे पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज जो वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि के साथ है, उन्होंने कश्मीर की इस त्रासदी को अपनी युवावस्था में साक्षात Recording in ऊपर होते progress. हुए देखा है। जमीन जायदाद धन संपदा ये तो बहुत छोटी चीज है, उन्होंने अपने अपनों को खोते हुए देखा है, उन्होंने अपने सपनों को खोते हुए देखा है और उसके दंश को झेल झेल कर वो बड़े हुए। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद भी उस व्यक्ति ने या ऐसे बहुत से युवाओं ने अपने रास्ते नहीं बदले, वो गलत रास्ते पर नहीं गए। ये थी सनातन की शक्ति, ये थी उनके अंदर की शक्ति जिन्होंने उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया, उन्हें आतंकी नहीं बनने दिया, उन्हें बदले की भावना में जलने नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को भी संवारा, अपने देश को संवारा और देश में आज उनका जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये है सनातन की शक्ति और आज ऐसे पात्र का आपसे परिचय कराते हुए मुझे कितने गौरव की अनुभूति हो रही है ये मैं आपको नहीं बता सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन कर रही हूं, स्वागत कर रही हूं अपने स्टूडियो में हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय सुशील पंडित जी का। आज हमारे बीच में है सुशील पंडित जी। आपके और उनके बीच अब मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। सुशील पंडित जी, आपके मन की बात, आपके मन के उद्गार, आपकी पीड़ा, आपके मुखार बिंदु से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूं आज ये अवसर पाकर और इसके जो प्रमुख कारण, जो प्रमुख कारक बना है वह आज हमारे सम्मुख एक समर के प्रतीक के रूप में, चुनाव के अवसर के रूप में उपस्थित है। किसी भी सभ्य परिपक्व लोकतंत्र में हम अपने विचारों, अपने सिद्धांतों, अपने बीच के मतभेदों, अपनी प्राथमिकताओं, अपनी आपदाओं, अपने अवसरों को
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय करते हैं, उसका निष्पादन, उसके फैसले अपने मत का प्रयोग करके करते हैं। हमने स्वयं को ये व्यवस्था दी है। अभी हमें बहुत अधिक समय नहीं हुआ है स्वतंत्रता पाए, यद्यपि उसका अमृत महोत्सव आज हम मना रहे हैं एक पूरे राष्ट्र के रूप में, लेकिन आज भी जीवन की कुछ मूलभूत समस्याओं से यह देश दो चार है। देश की सरकार, देश का नेतृत्व आज भी कृत संकल्प है, कटिबद्ध है कि देश के जन जन को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का मुहताज ना होना पड़े, उसके लिए तरसना ना पड़े। और ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में जो व्यवस्थाएं बनी हैं, जो कार्य हुए हैं, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने। मैं स्वयं कई वर्षों से अपने घर नहीं जा पाया। मेरे मन की भी यही टीस रही कि इतने परिपक्व लोकतंत्र में जब यह लुटा पिटा कटा फटा देश 1947 में अपने निर्णय स्वयं लेने लगा, तब हमारे सामने प्राथमिकताएं थी यहां की भीषण गरीबी, स्वास्थ्य, अशिक्षा, इन सब से जूझते हुए इस देश को एक रखने की। हमें शायद इस बात का आभास नहीं था कि विभाजन जैसी बड़ी कीमत चुकाकर भी हम अपने लिए वह शांति, वह स्थिरता उस तरह नहीं पाएंगे जैसी की अपेक्षा थी। जी। हमारे विभाजन के साथ ही अभी 3 महीने नहीं हुए थे 15 अगस्त 1947 को कि कश्मीर पर पाकिस्तान चढ़ दौड़ा और वहां एक युद्ध अभी नए नए जन्मे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने झेला। भारत का पहला परमवीर चक्र, स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र मेरी मातृभूमि कश्मीर की रक्षा करते हुए भारत के ही एक सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा ने कश्मीर में अर्जित किया। मैं अभी 8 साल का ही था तो 1971 में स्क्वाड्रन लीडर जी बताएंगी कि वायुसेना का पहला और अभी तक का अकेला परमवीर चक्र भी उसी कश्मीर में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने अदम्य वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए उसी कश्मीर को बचाने के लिए अर्जित किया। किसने सोचा था कि विभाजन जैसा बड़ा एक फैसला लेकर, इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी इस देश के बेटे कश्मीर की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करते रहेंगे। कोई जिला नहीं है इस देश का जिसने अपने बेटे कश्मीर न भेजे हों, वहां अपना प्राण, अपने खून से कीमत न चुकाई हो हमारी आजादी की, हमारी एकता की, हमारी अखंडता की। क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि हम लोकतंत्र में मत का संचय तो करते हैं, मत का परिष्कार भी करें, वो समझ भी पैदा करें जिस समझ को आधार बनाकर हम चुने अपने प्रतिनिधियों को, अपनी सरकारों को, अपने नेतृत्व को। 71 का युद्ध मुझे याद है, सेना के शौर्य से वह युद्ध जीता गया और फिर वार्ताओं की मेज पर जीता हुआ सब गंवा दिया गया। नेतृत्व की कितनी बड़ी आवश्यकता है, एक प्रखर, एक सुलझे हुए, एक गंभीर, एक परिपक्व नेतृत्व की, कर्तव्यनिष्ठ, देशनिष्ठ नेतृत्व की कितनी आवश्यकता है, ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं। ऐसा ही नेतृत्व प्रदेश को भी चाहिए, ऐसा ही नेतृत्व देश को भी चाहिए।
उत्तर प्रदेश को अभी कुछ वर्ष पहले तक बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में भी गिना जाता था। मुझे याद है 2 साल पहले जब कोरोना की महामारी आई तो लोग कहते थे कि बीमारी से, इस महामारी से मरे न मरे, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों में लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। और यहाँ की सरकार ने 15 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को खाने को अन्न दिया ताकि जीवन उनका इस दुविधा में न फंसे कि रात को बच्चों को क्या खिलाएंगे। यह संकल्प यहाँ के मुख्यमंत्री का था कि मेरे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा। ऐसे नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है। ऐसे कृत संकल्प नेतृत्व को आज मैदान में उतरकर आपसे पुनर्आशीर्वाद मांगना पड़ा है। काश कश्मीर में मुझे ऐसा नेतृत्व मिलता जो ये कहता कि इस धरती के बेटे को मैं बेघर नहीं होने दूंगा। काश उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा नेतृत्व होता जो कहता कि कैराना से इस उत्तर प्रदेश के बच्चे बेघर नहीं होंगे। 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश का शासन अय्याशी में व्यस्त था, नाच गाने में व्यस्त था। किसी की खुमारी नहीं टूटी जाकर के सुध ले। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप शासक चुनते हैं फिर वैसे ही शासन को यदि अच्छा हो तो उसका प्रारब्ध, उसका सौभाग्य पाते हैं, वरना फिर आप उसकी त्रासदी सहने के लिए अभिशप्त होते हैं। आप कल्पना कीजिए कोई और शासक होता तो कोरोना काल में प्रदेश का क्या हाल होता। कोई और शासक होता तो पुलवामा के बाद इस देश की क्या प्रतिक्रिया होती। हमने देखा ना कि 2008 में जब मुंबई पर एक नृशंस सामूहिक नरसंहार थोपा गया तो इस देश की निर्णय व्यवस्था को, राजनीतिक नेतृत्व को कैसा लकवा मारा था। एक एक वोट हमारे विधायक चुनता है, हमारे सांसद चुनता है, राज्य सरकारें चुनता है, देश की संसद चुनता है, देश का प्रधानमंत्री चुनता है, और फिर वो फैसला करते हैं हमारी नियति का, हमारी तकदीर का। आज हमारी राजनीति का दखल, हमारी सरकारों का, हमारी व्यवस्था का दखल पालने से लेकर शमशान तक की हर व्यवस्था में है। उनके निर्णय हमारे हर कार्य को, जीवन के हर आयाम को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है, न सिर्फ अन्न जल के लिए, न सिर्फ स्वास्थ्य रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, यह देश बचा रहे इसलिए, और देश जिस अस्मिता के साथ अपना वैशिष्ट्य प्राप्त करता है, अपनी पहचान के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाता है, वो पहचान बची रहे। वो पहचान हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, चैट बॉक्स में मैसेज लिखा था, वॉइस नहीं और उसका वैशिष्ट्य, उसको बनाए, उसको निखारे। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश इस देश का हृदय प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस देश की आस्था, इस देश की संस्कृति का पालना रहा है। उत्तर प्रदेश पर जिस तरह के संकट आए, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह का इतिहास देखा मध्य युग में, हमारी सारी आस्थाओं की नगरी, हमारे तीर्थ, हमारे पूर्वजों के श्रद्धा स्थल इसी उत्तर प्रदेश में रहे। और इस उत्तर प्रदेश ने हर तरह का शासन देखा, हर तरह के गठबंधन देखे, हर तरह की सरकारें देखी। पिछले 5 साल आपने भी एक और सरकार देखी,
मुझे एक बार सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी से बात करने का, तो मैंने कहा इतनी समस्याओं का निदान हुआ है, लोग कैसे भूलेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी सूझबूझ की बात कही। उन्होंने कहा समस्याएं तभी तक याद रहती हैं जब तक वो समस्या होती है। सही बात है। क्या हम भूल जाएंगे कि कल तक किन समस्याओं से जूझ रहे थे, और वो व्यवस्था फिर आने देंगे जो वो समस्याएं फिर पैदा कर देंगी? समस्याओं के निवारण के साथ क्या हम उनको भूल जाएंगे जिन्होंने 5 साल तपस्या करके हमें छुटकारा दिलाया है? ये सब प्रश्न अपने भीतर टटोलने की आवश्यकता है। देर नहीं लगती है। स्थितियां बदलने में कई बार पलक झपकने जितना समय भी नहीं लगता है। किसने सोचा था कि हमें कश्मीर से बेदखल होना पड़ेगा? 5,000 साल से मेरे पूर्वज कश्मीर में भारतीय संस्कृति की जितनी ज्ञान परंपराएं थीं, उनका उद्गम कश्मीर को बना गए थे। आज त्रासदी ये है कि उनके नाम लेवा, उनके काम को आगे बढ़ाए रखने वाले, उनके वंशज आज इस भूमि पर नहीं। क्या रहा कारण? हमने अपने राजनीतिक वर्चस्व के जितने भी अवसर थे बनाने के, उनको ध्यान में नहीं रखा, तश्तरी पर रखकर आक्रांताओं को सौंप दिया, और उन्होंने उसका एक दुरुपयोग करते हुए, उस उदारता का दुरुपयोग करते हुए, उस संस्कृति के बीज नाश का संकल्प मानो उठा लिया। और यही उदारता, यही उदासीनता आज देश के कई कोनों में कश्मीर जैसे परिस्थितियां बनाने में मददगार साबित हो रही हैं हमारे शत्रुओं। 500 से अधिक कश्मीर पनप रहे हैं, और वहां से देश के देशभक्त समाज का पलायन हो रहा है। कैराना तो एक प्रतीक है। इसी उत्तर प्रदेश में रामपुर है, संभल है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है। देश की राजधानी में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां आज देशभक्त समाज या तो किसी तरह सहकर, सिर झुकाकर समय काट रहा है, या अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर पलायन करने को विवश है। उत्तर प्रदेश में आज जिस चुनाव के मध्य हम लोग हैं, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण और हैं। एक एक चरण में एक एक मत यह तय करेगा कि आने वाले 5 साल यह प्रदेश कौन सी दिशा पकड़ेगा। क्या पलायन रुकेगा या फिर शुरू हो जाएगा? आपने देखा होगा कई वीडियो घूम रहे हैं जिसमें वो आतताई मचल रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने दो। पुलिस को धमका रहे हैं। एक नेता ने तो सार्वजनिक बयान दिया, भाषण में कहा कि जब योगी अपने मठ चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये केवल कहा नहीं, आप सोचिए कि ये दुस्साहस कहां तक पहुंचा है। ये कैसी मानसिकता है जो आज सार्वजनिक रूप से धमका रही है। एक सभ्य समाज में इन सब धमकियों का, इन सब भभकियों का किसी भी परिपक्व और समझदार नागरिक के पास एक जवाब है, और वो है उसका वोट। एक एक वोट की महत्व और कीमत वो जानते हैं जिन्होंने अटल जी की सरकार को संसद में एक वोट से हारते देखा है और इस देश को पुनः चुनाव में झोंक दिया गया। वो अलग बात है कि
अटल जी फिर चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना ले गए। लेकिन कितने बड़े संकट और कितनी बड़ी अस्थिरता से इस देश को गुजरना पड़ा, और वो भी कारगिल के युद्ध के समय। आज आपके सामने न सिर्फ ये एक अवसर है, बल्कि आपकी जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है। पूरे देश की आंखें उत्तर प्रदेश की ओर टकटकी लगा के देख रही हैं। चुनाव तो 5 प्रदेशों में हो रहा है, लेकिन सुर्खियों में केवल उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इस देश की दशा और दिशा यह राज्य तय करता आया है। तो उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता, मुझे लगता है कि केवल प्रदेश की नहीं, देश की किस्मत का फैसला करने वाला है। और उसकी ताकत, वह क्षमता, वह अधिकार आपके हाथ में है, एक एक मतदाता के हाथ में। और खासकर पढ़े लिखे मतदाता, सफल अच्छा जीवन व्यतीत करते मतदाता, जिन पर ईश्वर की कृपा रही, जो जागरूक हैं, जो पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, उन पर ये और भी अधिक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने मत का प्रयोग करें। लोग बड़ी बड़ी दूरियां तय करके दूर दराज शहरों से वापस घरों को लौटे हैं, केवल अपना वोट डालने के लिए। उनसे प्रेरणा लें, कामकाज छोड़ करके इस यज्ञ में, इस समर में अपने वोट की आहुति देने निकले। मैं किन शब्दों में आपसे कहूं कि ये वोट किस तरह आपको आपके भविष्य, परिवार की सुरक्षा, इस प्रदेश की संपन्नता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनने जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जो स्क्वाड्रन लीडर जी ने पढ़ी, साफ कहती है कि किस्मत को कोसने का कोई फायदा नहीं। जब आपके पास अवसर हो और उस अवसर से आप अपना भविष्य स्वयं तय कर पाते हो जी, तो फिर आपको ही फैसला करना है, आपको ही निर्णय लेना है, और निकल करके वह निर्णय दर्ज कराना है। मुझे उम्मीद है इस देश की जो अपेक्षाएं और आशाएं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से लगी है, खासकर सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, इस देश की एकता और अखंडता को लेकर जो चुनौतियां बनी हुई हैं, उसका प्रखर उत्तर आप अपने वोट से देंगे। मुझे ये अवसर मिला आपसे संवाद करने का, मैं इसके लिए अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपने जितनी बातें कही, सब हमारे दर्शकों को जगाने के लिए बहुत है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया कि जैसा राजा होता है वैसा ही उसका शासन होता है। तो अगर आप अपना जैसा राजा चुन रहे हैं तो वो कैसा आचरण करेगा उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और यही बात आदरणीय हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे बीच साथ एक सत्र हुआ था आदरणीय चंपत राय जी का। उन्होंने भी बार बार इस बात पर जोर दिया था कि राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। तो अगर आप कोई धर्माचरणी, कोई सात्विक राजा चुनते हैं जो निष्पक्ष भाव से अपनी जनता, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, और अगर आपके हाथ में सच में ऐसा अवसर है तो आपको उस अवसर को भाग कर पकड़ लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य का सूत्र है, हम सब सुख की कामना करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुखस्य मूलम धर्मम। जी, फिर उन्होंने कहा धर्म का मूल क्या है, तो धर्मस्य मूलम अर्थम। साधन जब तक नहीं हो तब तक धर्म का भी निष्पादन नहीं हो सकता। और अर्थ का मूल कहाँ है, उन्होंने कहा राज्यम। यानी सुख, धर्म और अर्थ, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तभी तक संभव है जब तक राज्य व्यवस्था सही ना हो। और राज्य व्यवस्था आपके हाथ में है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक जीवंत लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो अपने सुख, अपने धर्म, अपने अर्थ यानी संपन्नता, साधन, इन सब की कुंजी अपना राज्य, अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से तय करें।
उसका अवसर आज आपके हाथ में। आपकी इसी एक बात से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है जो मैं अपने श्रोताओं से साझा करूंगी। जिस प्रकार आपने कहा, वैसे ही हमारे धर्म में 3 देवियों की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं सरस्वती की, हम बात करते हैं लक्ष्मी की और हम बात करते हैं दुर्गा की। तो हमारे श्रोताओं, आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि कश्मीर और कैराना में जो भी हुआ, उनके पास सरस्वती भी थी, उनके पास लक्ष्मी भी थी, लेकिन जब उनके ऊपर शक्ति का प्रहार हुआ, जब लोगों ने उनके शांत व्यवहार को ग्रांटेड लिया और अपना शक्ति प्रदर्शन करके उनके ऊपर जोर आजमाइश की, तो ना उन्हें सरस्वती बचा सकी और ना उन्हें लक्ष्मी बचा सकी। ना वो अपनी सरस्वती का उपयोग करके अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा कर सके और ना ही उस लक्ष्मी को लेकर वो कहीं निकल सके। किस प्रकार उन्होंने शरणार्थी के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा और कैसे कैसे दिन देखे। तो किस चीज की आवश्यकता थी? उस समय शक्ति की। और इस समय जो शक्ति निहित है वो हमारी सत्ता में निहित है, और उस सत्ता को शक्ति देने का काम आप अपने मत से कर सकते हैं, अपने वोट से कर सकते हैं। तो इस अवसर को हमें जाने नहीं देना है। इसी के साथ अब हम अपना ये पटल खोल रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए इतने सारे हमारे साथी, हमारे श्रोता जो लगातार हमारे इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं, इस पटल पर मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय संजय भाई साहब को। संजय भाई साहब, हमारे बीच में कुछ परिचय होंगे, मैं चाहूंगी कि आप उनसे हमें परिचित करवाएं। संजय भाई साहब। संजय भाई साहब, अपने आपको अनम्यूट करिए। हाँ जी जी, अपने बीच में कई ऐसे लोग हैं जो प्रश्न भी करना चाहते हैं। इसमें अपनी शालिनी कपूर जी हैं। अभी अभिषेक जी जरा अनम्यूट करिएगा कुछ लोगों को। शालिनी जी, अपने आपको अनम्यूट करिए। हाँ जी, अरुणाकर जी हैं आजमगढ़ से, मोहित जी हैं काशी से। तो एक बार मैं भाई साहब 1 बाय 1 करते रहेंगे या एक साथ प्रश्न लेंगे? आप 1 बाय 1 करिए, अपना ये प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा। ठीक है, शालिनी जी। जी नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मैं शालिनी कपूर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रवाद की धारा से आम नागरिक को जोड़ने के लिए विगत कई वर्षों से अनवरत कार्य कर रही हूं। आपसे अति प्रभावित हूं आपके विचारों से, क्योंकि आभासी पटल और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके विचारों को सुनती रहती हूँ और उन विचारों को मैं मार्ग प्रशस्ति के तौर पे, निर्देश के तौर पर मैं अपने जीवन में ला रही हूँ। आदरणीय, आज का मेरा आपसे यह प्रश्न है, एक जिज्ञासु प्रश्न है जो एक आम नागरिक के मन में बहुत अधिक आता है और मुझे रोजाना उसका जवाब देना पड़ता है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं उस प्रश्न का जवाब आपसे जानना चाहती हूँ कि जनसंख्या और समान नागरिक संहिता के लिए आम आदमी के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं और सरकार का इस पर क्या रुख है, क्योंकि जो समस्या आज के समय में है, जो अभी आपने हमें बताई, मुझे लगता है कि ये एक जो कानून है यदि आ जाएगा तो शायद हम काफी हद तक लगाम लगा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, जनसंख्या एवं समान नागरिक संहिता के लिए आम आदमी के स्तर पे हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं भाई साहब? बहुत से प्रश्नों का उत्तर देखिए, ये नीति संबंधी प्रश्न है। इस देश की नीति संस्थान जो है, पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं, वो जब तक इसको अपनी प्राथमिकता में लाकर इस पर निर्णय न लें, तब तक ये कम से कम व्यापक बहस का मुद्दा बने, विमर्श का हिस्सा बने, और उस विमर्श में प्रबुद्ध नागरिक, चिंतित नागरिक भाग लेकर के एक दबाव बनाए। लोकतंत्र में इसी मंथन प्रक्रिया से, विचार मंथन प्रक्रिया से ही विषय ऊपर तक जाते हैं, दबाव बनता है और उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा कि 3 तलाक का मुद्दा किस तरह तमाम विरोधों के बावजूद, बहुत सी अवरोधों के होते हुए भी अपनी एक कंक्लूजन तक, एक अंततोगत्वा एक निष्कर्ष तक पहुंचा। यह विषय आज ज्वलंत विषय है। आपने प्रश्न पूछा, इसके माध्यम से या फिर से रेखांकित हुआ है। चुनावों में हमारे दल, हमारे नेतृत्व को इस पर बाध्य किया जाए, अपने विचार, अपने प्रण, अपनी निष्ठा, अपने संकल्प दोहराएं, और फिर चुनावों के उपरांत एक फॉलो अप के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनसे ये करवाएं।
अनुच्छेद 370 ऐसा ही एक ज्वलंत विषय था। इसी तरह CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हमारे पड़ोस में पीछे छूट गए हिंदू बांधव, उनकी दुर्दशा को देखकर यह देश कुछ निर्णय ले सके और वह भी एक ज्वलंत विषय था। तो इन विषयों पर निरंतर दबाव बने, यह एक माध्यम है। और दूसरा, तथ्यों पर बात हो, तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से दबाव बनाया जाए। लेकिन मेरी अपनी एक निजी राय इसमें एक और भी है, किसी भी समाज में कानून बन जाना क्या पर्याप्त है यदि उस कानून की अवमानना से धज्जियां उड़ती हों, उसका पालन करके उसका सम्मान ना होता हो। ऐसे बहुत से कानून हैं हमारे संविधान में जिनकी पालना नहीं होती, धज्जियां उड़ती हैं, हर रोज उड़ती हैं। तो केवल कानून बनाकर उसकी इतिश्री समझ लें, यह पर्याप्त नहीं है। अगर उतना से ही हो जाता तो शायद जल्दी से बन भी जाता। बनाने वाले भी शायद इस बात पर जूझ रहे हैं कि बनाने के बाद उसके लिए इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो इसकी पालना न करे, जैसे अभी 3 तलाक का मुद्दा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से अवैध घोषित कर दिया और सरकार के विधि मंत्री उन दिनों रविशंकर प्रसाद थे, उन्होंने कहा हमारा तो काम हो गया। लेकिन यदि किसी कानून की अवमानना पर दंड का प्रावधान ना हो तो वो नियम कैसा है? बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। और वो वारदातें रुकी नहीं, उसके बाद संसद को विवश होकर के उसके लिए दंड का प्रावधान करना पड़ा, तब जाकर के वह सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी और जो घोषणा थी उसको अवैध करने वाली, उसको औचित्य मिला। इसी तरह जनसंख्या संबंधी कानूनों की यदि अवहेलना होती है, समान संहिता जैसे कानूनों की यदि अवहेलना होती है, तो उसके लिए ऐसी कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस तय की जाएं जिससे कि कोई अवहेलना का विचार मन में ना ला सके, उसकी अवहेलना करना तो दूर। इस पर भी आप सोचें, मैं सोचूं, समाज में एक विमर्श बने, वो बहुत आवश्यक है। और उसके साथ इस तरह की नीति का निर्धारण हो तो मुझे लगता है कि कारगर सिद्ध होगी। जी बिल्कुल, एक डेटरेंट बहुत जरूरी है, जिस डेटरेंट के चलते लोग उस नियम, उस कानून को मानने को विवश हो। अगला प्रश्न। श्याम बाबू जी अपना माइक अनम्यूट करिए। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी अपने बात खत्म की सुरक्षा व्यवस्था पे, तो मेरा सुरक्षा व्यवस्था से ही जुड़ा एक प्रश्न है। हम देखते हैं कि जो अभी सुनने में आए थे 2-3 साल पहले 1 लाख मॉब लिंचिंग, और ऐसा कोई भी केस होता है जो उस पक्ष का है, शांति समुदाय जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे कोई भी मॉब लिंचिंग ऐसा कुछ भी होता है तो वह पूरा एक नेशनल मुद्दा बनता है। और उसके बाद से ही अगर हम लोग अपने सनातन धर्म में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग देख लें तो कमलेश तिवारी, अंकित गुप्ता, अंकित शर्मा, हर्षा और सैकड़ों हजारों नाम हैं जिसपे कहीं कोई शोर शराबा नहीं होता, ये नेशनल मुद्दे नहीं बनते। उनकी जान की कीमत बहुत सस्ती होती है, और वो भी ऐसे तब जब वो एक मेजॉरिटी देश में रह रहे हैं। मतलब बहुसंख्यक को इस देश में डर लग रहा है और अल्पसंख्यक हत्या करने के बावजूद डर का अपना बता रहे हैं कि मुझे इस देश में डर लग रहा है, ऐसा रोना रो रहे हैं। तो हमारी मीडिया मतलब कहां तक ऐसा फेल है कि हम इन मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाते? इतनी सस्ती जान क्यों है हिंदू की? जी, ये बहुत दुखद परिस्थिति है और ये पिछले कई दशकों की एक लेगेसी है जिसके साथ हम जी रहे हैं। लेकिन एक संतोष इस बात का है कि जो पारंपरिक संचार माध्यम थे, जिसको हम ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां कुछ ऐसे तत्वों का, ऐसी मानसिकता का आधिपत्य था, शिकंजा कसा हुआ था,
वो तय करते थे कि क्या समाचार बनेगा और क्या नहीं बनेगा, क्या सुर्खियों में आएगा और क्या पीछे छूट जाएगा। आज वो परिस्थिति नहीं है। हमारे पास एक सोशल मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास एक व्यापक क्षमा कीजिएगा, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, आपकी बिल्कुल आवाज स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद। तो हमारे पास ऐसे माध्यम आज एक एक व्यक्ति के पास सशक्त माध्यम है कि जो पारंपरिक मीडिया के बड़े बड़े शहतीर थे उनको भी झक मारकर अब सोशल मीडिया में आकर अपनी बात और बुलंदी के साथ कहने की मजबूरी दिखाई पड़ने लगी है। तो अब माध्यम हमारे हाथ में है, हम स्वतंत्र हैं। एक डिजिटल लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है जिसके हाथ में यह डिवाइस है। आज उस माध्यम से वो अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है यदि उसके पास अभिव्यक्ति है, तर्क है, तथ्य है। आज हम मोहताज नहीं है कि कोई मीडिया हमारी बात रखे। आज एक चित्र वायरल होते घंटों नहीं लगते हैं। तो हमारे हाथ में ये अवसर है। अब शिकायत करने का समय गया, अब बाध्य करने का समय आया है प्रशासन को, नीति नियंताओं को, अदालतों को कि वो इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करें, और वो होते दिख भी रही है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इस लेगेसी को ठीक करना आज की पीढ़ी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, और हम मिलकर के ये करें। बहुत सारी चीजें बदली हैं, ये भी अच्छे से बदलेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका प्रश्न था और जो आपने जवाब दिया, धीरे धीरे मीडिया भी इस चीज को अब समझ रहा है कि बहुत दिनों तक वो इस प्रकार का डिस्पैरिटी नहीं दिखा सकते। They have to come and play on the level field. Absolutely. अगला प्रश्न अरुणाकर जी, आजमगढ़। अभिषेक जी। अरुणाकर जी एक बार अपना हैंड रेस करेंगे। अभिषेक जी सावरकर। अभिषेक तिवारी जी, अजय अभिषेक तिवारी जी के नाम से हैंड रेस है क्या भाई साहब? नहीं, अभिषेक सावरकर होंगे वो। मोहित जी, काशी। एक बार जरा भाई साहब, अभिषेक सावरकर, एक सेकंड। अभिषेक जी, हाँ प्रश्न करिए अपना, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी भाई साहब सादर प्रणाम। मैं अभिषेक सावरकर, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए काम करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जो हिंदू भाई बहन अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए यहाँ से गए हुए हैं, और विषय है वोट फॉर नेशन। जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं अन्य प्रदेशों में, क्या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा कि उनको वोट डालने के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाए, 1 या 2 दिन की छुट्टी दी जाए, और उनको वापस अपने प्रदेश लाया जाए जहां पे वोटिंग हो रही है, और घर घर जाकर के इसकी जो है बीएलओ के द्वारा जो है जनगणना करवाई जाए, कितने लोग परिवार में हैं और कितने लोग बाहर हैं, और उनको वापस वहां पर डाक द्वारा जो है लेटर भेजा जाए और उनको वापस लाने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारा बढ़ाया और बढ़ सके। जो है ऐसे नियम कानून बनाए जा सकते हैं। और दूसरा कि आपने जैसे अभी बोला कि हर्षा, तो हमारे जो हिंदू नेता या कुछ लोग हैं, उन लोगों को वो लोग जो है अभी मुस्कान को जब हुआ था, जब प्रोटेस्ट कर रही थी मुस्कान, तो उसको मुस्लिम नेताओं ने इनाम घोषित किया। हर्षा की जब मृत्यु हो जाती है तो कोई हिंदू नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि इस पे बोलना चाहिए लोगों को, और उसके घर जाना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए अपने हिंदू समाज को। जी आपका प्रश्न समझ गए हैं, धन्यवाद सर। मैं आपका क्षोभ और आपके दुख का मैं भी उतना ही उसका भाग हूं, और मैं शेयर करता हूं आपकी इस पीड़ा को, और इसके लिए हमें अपने नेतृत्व से जवाब तलब करना पड़ेगा। आज लोकतंत्र में ये अवसर भी हमारा ही है और ये उत्तरदायित्व भी हमारा ही है। जो नेतृत्व स्वतः स्फूर्त होकर के
आपकी और मेरी पीड़ा को वहां अभिव्यक्त न करे, उसे कम से कम इस बात का भय हो कि वो आपके और मेरे प्रश्न झेलेगा जब समय आएगा। जी, यह तय करना भी आपके और मेरे हाथ में है। ये जो इधर उधर के लोग एक अतिशयोक्ति पैदा करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर बात का बतंगड़ बनाते हैं, ये वैसी क्षमता कैसे पैदा कर लेते हैं? इन लोगों ने अपने समूह वोट का उपयोग करके नेताओं को बंधुआ बनाया हुआ है, बिल्कुल, राजनीतिक व्यवस्था को विकृत किया हुआ है। लोग शीर्षासन करते हैं उनके सामने और उसकी ताकत उन्हें उनके वोट से मिलती है, कभी मत भूलिएगा। तो आपके वोट की ताकत आपका नेतृत्व पहचाने और फिर आपके मन की हो, इसके लिए आपको तय करना है कि अपने वोट की ताकत का अंदाजा, उसकी तपिश, उसकी आंच उस तक पहुंचे, उसको महसूस कराएं कि आपके अंदर इन विषयों को लेकर के अब जागरूकता है। वो चाहे दूर कर्नाटक के शिवमोगा का हर्षा हो या फिर सुदूर कश्मीर का सुशील हो, जिसे घर से बेदखल होना पड़ा और पूरे देश में उसके विषय के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं हुई 32 साल पहले। झारखंड के रूपेश के साथ भी यही हुआ। तो ये ना हो पाए, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई आसमान से नहीं टपकेगा। तो अपने वोट की ताकत का अंदाजा इस व्यवस्था को करवाइए, तब जाकर के ये चीजें सुधरेंगी, वरना इन विकृतियों का इलाज अन्यथा मुश्किल है। दूसरा जो पक्ष है वो कमर कस के अपने पक्ष में इन तरह की बातों का बतंगड़ बनाने में बहुत निपुण हो गया है, बहुत सद गया है। वो पौ फटते ही लाइनों में खड़ा हो जाता है मतदान केंद्र के बाहर, उसकी फोटो छपती है पूरे अखबारों में, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं लेते हैं उससे कि वो हम लोग उस अवकाश का कुछ और उपयोग करते हैं, खाने पीने में, घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में, निजी काम निपटाने में। वो सब काम छोड़ करके लाइन में लग के वोट देते हैं और पूरे कुनबे को साथ खड़ा करके लाते हैं। प्रेमचंद जी ने गोदान में एक वाक्य कहा था कि जिसकी लाठी में जोर होता है ना, उसका हल तो भूत भी जोतता है। बिल्कुल सही। तो आपको अपने वोट में जोर पैदा, वो दम पैदा करना पड़ेगा। भाई साहब, जो भी आपने आंकड़े की बात करी और इन लोगों की वोट परसेंटेज की बात कही, और मेरे ख्याल से कई जगह आंकड़ों ने ये कहा है कि इन लोगों का परसेंटेज लगभग 80-85% जाता है और हम लोग 30-35% के आसपास नहीं पहुंचते, तब जाकर कहीं एवरेज 55 और 60% पर आ रहा है। उनके इतने अच्छे प्रतिशत के कारण ये हमें उनसे सीखने वाली बात है कि किस प्रकार वो वोट को लेकर जागरूक है। इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही, और प्रश्न पूछा, इन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में उन सुधारों की भी आवश्यकता है जिसमें खाने कमाने के लिए प्रदेश से दूर गए हुए लोग डाक के माध्यम से, डाक ही क्यों, ऑनलाइन जाकर के क्यों नहीं कर सकते। आज जब पेपर बैलेट की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स पर आ गए हैं, आज जब सारा काम उस अंतर्जाल से हो रहा है जिससे हम परिचित हैं, हम सत्यापन करते हैं, हम डाक अपनी टिकट बुक करते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हम क्या नहीं करते हैं। तो हमारी प्रणाली को और विकसित होकर के यह सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए, ये बात क्यों नहीं उठे। और इस दिशा में मैं तो कम से कम आश्वस्त हूं, यह देश दुनिया का अनूठा लोकतंत्र है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने अपनी प्रक्रिया को और सुगम सहज बनाया है। आपने जिस ओर इशारा किया वो गुंजाइश अभी बची हुई है, मिलकर के इस पर काम करने की आवश्यकता है। पिछले जो हम लोगों के कुछ सेशंस हुए भाई साहब, उनमें ये दोनों बातें निकल कर आई हैं कि शीघ्र ही हो सकता है नियर फ्यूचर में
ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होगा तो ये बहुत सारे जो लूप होल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और दूसरा इस विषय पर भी बातचीत की जाएगी कि किस दीदी मेरा प्रकार। निवेदन है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोग को, मेरा निवेदन है कि जिनका भी कैमरा ऑफ है किसी का भी प्रश्न नहीं लेंगे। इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ लगातार इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम से कई लोग, मैं क्योंकि मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग आईडी से बहुत सारे लोग इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज जिनका भी कैमरा ऑफ है ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रश्न नहीं लिया जाएगा, ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल सही जी आदरणीय संजय भाई साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगी मोहित जी काशी, आप अपने हाँ जो मोहित जी, आपके परिचित और जो अपने जानने वाले लोग हैं आपके सामने समक्ष हो, कृपया उनके प्रश्न लें। हाँ नीरज गौतम, देखिए हिंदी में नाम है इनका नीरज गौतम, और मोहित जी काशी अरुणाकर सिंह। भाई साहब देख रहा हूँ, एक सेकंड। नीरज जी अगर आपको आवाज आ रही है एक बार आप अपना हैंड रेस कर देंगे। नीरज गौतम हिंदी में लिखा हुआ नाम, सामाजिक कार्यकर्ता। एक सेकंड भाई साहब, हिंदी में वैसे लिखा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मोहित काशी जी। नीरज जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए। जी भाई साहब सादर प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। आपने जो अभी आपका अपना राष्ट्रवाद पे या लोकतंत्र को लेकर जो आपका उद्बोधन रहा, उन सबको लेकर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जिनको बहुत ही नीच कम्युनिटी के लोग माना जाता है, लेकिन मैं उससे पहले हिंदू हूँ और हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही हूँ। और इस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए मैंने बहुत सारे मुकदमे भी झेले हैं, बट उसके बाद भी हमें कुछ लोग हमने देखा है कि निग्लेक्ट करते हैं और मुझे ये नहीं मानते कि मैं भी एक हिंदू हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे आप म्यूट हो गई हैं, आप अपने आप को पुनः अनम्यूट करें। जी भाई साहब। जी जी, आपका प्रश्न हो गया नीरज जी? जी भाई साहब। जी भाई साहब। देखिए, आप मेरी बहन हैं। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, और मैं इस समाज की ओर से जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है उसकी ओर से मैं करबद्ध आपसे क्षमा याचना करता हूं। और ये हमारी त्रासदी है, यदि आज भी कोई इस संकुचित मानसिकता का व्यक्ति ऐसी सोच रखता है तो वह स्वयं अपने लिए एक अभिशाप है, स्वयं अपने लिए, अपने जीवन के लिए। इस समाज के लिए तो वो एक शर्म की बात है ही। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि विगत कई वर्षों में भ्रांतियों के कारण, अन्य परिस्थितियों के कारण समाज के एक बड़े वर्ग को कष्ट झेलना पड़ा, मानसिक संत्रास से गुजरना पड़ा। मैं जब जब उन बातों को पढ़ता हूं, सोचता हूं, याद करता हूं और समाज के ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूं जो कि उन परिस्थितियों से निकल करके आए हैं, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता हूं। क्योंकि मैं लाख कहूं कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इसके प्रति संवेदना रखी, लेकिन मैं जिस बृहत्तर समाज का हिस्सा हूं वहां एक भी व्यक्ति अगर इस तरह की मानसिकता भी, इस तरह का विचार भी अपने मस्तिष्क में लाता है तो वह एक बहुत बड़ी हिंसा, एक बहुत बड़े पाप का भागी होता है। तो मैं इस समय और क्या कहूं, इस बात को लेकर के विवश हूं, लेकिन आपने अपने जिस पीड़ा को वाणी दी है, मैं उसके लिए आपसे उन सब के बिहाफ पर क्षमा याचना करता हूं।
और जिस दिन अवसर मिलेगा आपसे भेंट करने का, मैं इस विषय में और विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन ये एक चुनौती है इस समाज में, हम सब उन लोगों की जो सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और इस समाज की भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, उन सब से मेरी याचना है, विनती है कि इस कोढ़ को, इस कुरीति को, इस कुविचार को शीघ्र त्याग दें। ये एक कुंठा, एक बीमारी है, एक रोग है, मानसिक रोग है, इससे शीघ्र मुक्त हो। और नीरज जी, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि अपने मत का प्रयोग करके हम लोग राम राज्य की ओर चलें, क्योंकि राम राज्य एक ऐसा राज्य होगा जहां समरसता होगी, समभाव होगा, हर इंसान बराबर होगा, वहां कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं संजय भाई साहब। अभिषेक जी, अब अजय राष्ट्रवादी आजमगढ़ से, अरुणाकर जी आजमगढ़ से, मोहित जी काशी से हैंड रेज किया है इन्होंने। एक बार इनको देखिए कौन अनम्यूट हो जाए। बुद्धेव सिंह है, उनको भी आप लीजिएगा। मोहित जी मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने मोहित जी को अभी मोहित जी आपका प्रश्न हो चुका है शायद। नहीं, मोहित जी का नहीं हुआ होगा। अच्छा, मोहित जी आप अनम्यूट करें। उसके बाद फिर शुभम अवस्थी जी ने भी हैंड रेज करके रखा है। ठीक है, उनसे पूछे, गोंडा से है ये। मोहित जी अपना प्रश्न करिए। मोहित जी आपकी हैंड्सफ्री में प्रॉब्लम है, हैंड्सफ्री निकाल के प्रश्न करिए भाई साहब। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपके हैंड्सफ्री में प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो भाई साहब को सादर प्रणाम कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिना किसी भूमिका को मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। भाई साहब, मैं MNIT प्रयागराज का रिसर्च स्कॉलर हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसका वोटिंग प्रतिशत उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि जो अशिक्षित वर्ग है, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनका वोटिंग प्रतिशत पढ़े लिखे वर्ग की तुलना में काफी ज्यादा रहता है। जबकि चुनाव प्रचार प्रसार में वोटिंग प्रतिशत के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई, वोटिंग बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, कहे जाते हैं जलपान, उसके पहले मतदान फिर जलपान, तमाम तरह के, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग उतना अपने मत का प्रयोग कर क्यों नहीं पाते। और इसी से एक और इसमें एक प्रश्न है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामाजिक मुद्दों में उतनी ज्वलनता के साथ वो सामाजिक मुद्दों को उठाते क्यों नहीं, वो मुखर क्यों नहीं होते उन मुद्दों के साथ। बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद सर। ये एक और शाप की तरह इस समाज का जो संभ्रांत वर्ग है, जो पढ़ लिख भी गया है और ईश्वर की कृपा से संपन्न भी हो गया है, उसकी प्राथमिकताएं देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, कहाँ पहुंच गए, सुरक्षा के प्रति, पूरे समाज और उसकी व्यवस्था के प्रति एक उदासीनता का प्रतीक है जी। ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठे हैं, यह उसी के निवारण का एक प्रयास है कि हम उस वर्ग तक पहुंचें जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके पास सब कुछ है, साधन है, शिक्षा है, अवसर है, संपन्नता है, सुख है। कम से कम उसमें एक वह भावना भी हो कि इस समाज से इतना सब कुछ पाया है तो उसके प्रति अपना एक अनुग्रह व्यक्त करे और अन्य लोग भी ऐसा अवसर पाएं, ऐसी व्यवस्था आए, इस ओर अपना योगदान दें। यह एक संवेदना जगाने का प्रयास हम सब लोग करें, उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम भी हो रहा है। आपने सही पहचाना। मुझे कई बार ऐसा लगता है और सुनने में भी आता है, क्योंकि यह वर्ग बहुत छोटा सा है तो उनको लगता है कि इतना बड़ा वर्ग लाइनों में लग लग के वोट देता है तो हम तो बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, हम दें ना दें उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे कहानी याद आती है जिसमें ऐसा कहा गया था कि हरेक को एक एक कटोरी दूध एक बड़े पात्र में डालना है, ये उसका कर्तव्य है। सबने सोचा कि अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो किसे पता चलेगा। पता चला कि सबने दूध की जगह पानी ही डाला
अधिकांश लोगों ने, और अगले दिन जो पाया वह दूध बहुत कम था, पानी ही पानी था। एक एक वोट, एक एक निर्णय, एक एक व्यक्ति के भीतर की संवेदना, कर्तव्य निष्ठा जगाने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि ये गुप्त किया गया मतदान है, क्या पता चलेगा किसने किसको डाला नहीं डाला, इतने सारे वोट डलेंगे, इसमें हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो वही वो एक कटोरी दूध की जगह एक कटोरी पानी चला गया, और उससे जो फिर निकला, उसका जो परिणाम निकला, वो सबने देखा कि हम सामूहिक रूप से एक समाज के रूप में स्वयं को ही छलते हैं, किसी और को नहीं छलते। इसमें हम अपनी मानसिकता दर्शाते हैं और एक प्रबुद्ध व्यक्ति से उसकी अपेक्षा नहीं है। और इसी निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी निमित्त ये संवेदना जगाने का प्रयास हो रहा है। और आने वाले चुनावों में हमने देखा अभी जितने भी फेजेस में वोट डले हैं, पिछली बार के प्रतिशत से थोड़ा बहुत बढ़ी है गाड़ी आगे। तो धीरे धीरे ये समाज, बड़ा समाज, इस जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है। मैं आशान्वित हूं, इस तरह के कार्यक्रम फल देंगे, उसका अच्छा परिणाम निकलेगा, और धीरे धीरे हम प्रबुद्ध वर्ग को भी अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी कह रही थी भाई साहब, हम लोगों के पिछले कई सेशंस में यही बात निकल कर आई है कि एक ऑनलाइन वोटिंग और किस प्रकार हम लोगों को मतदान स्थल तक पहुंचा सकते हैं या पोस्टल बैलेट को और प्रखर बना सकते हैं, और दूसरा जो लोग वोट नहीं देते उन्हें पेनलाइज करने का कोई तरीका शायद ढूंढना पड़ेगा। ये दो चीजें जिस दिन आ जाएंगी, हो सकता है जब हम 80% की बात करते हैं, वो धीरे धीरे 60 से 80, फिर 80 से और 90 की तरफ बढ़ेगा। केवल एक कर दीजिए कि जो वोट नहीं देगा उसको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। जी आएंगे कलाबाजियां खाते हुए वोट देने। अच्छा, आदरणीय सुशील जी भाई साहब जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पहले 2 चरणों 3 चरणों में और एक चौथे चरण में जो हमने मतदान का प्रतिशत देखा, लखनऊ ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। और खास बात यह है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के कार्यक्रमों के कारण जो लोग सामान्य लोगों को नहीं सुनना चाहते, घरों में, अपने अपार्टमेंट्स में, अपने मोहल्लों में उन्होंने प्रोजेक्टर लगा लगा करके और लोगों को और जागृत करने के लिए, जन जागृति के लिए, वोट फॉर नेशन के लिए आग्रह किया। और जिन जिन क्षेत्रों से लगता था कि वोट के लिए प्रबुद्ध लोग हैं, पॉज एरियाज से लोग हैं और ऐसे अपार्टमेंट से नहीं निकलते, इस बार और मातृशक्ति और ऐसे प्रबुद्ध लोगों का भी प्रतिशत बहुत अच्छा देखा गया है। अखबारों ने लिखा कि अपने ही पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुझे लगता है उसमें आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का और मार्गदर्शन बहुत सहायक रहा है। अगला प्रश्न हमारे गोंडा से शुभम जी। प्रश्न करें। जी भाई साहब, आप सभी को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जब हमारा देश जो है सन 47 में आजाद हुआ, तो हमारे जो है देश में हिंदुओं की संख्या 88% थी। आज वो घटकर 75% आ गई है। हम लोग सारी कोशिश करते हैं कि हिंदू हमारे जागृत हो। हमारे जो हिंदू धार्मिक संगठन है वो भी कोशिश करते हैं कि हम हिंदुओं को जगाने का काम करें। सभी लोग लगने के बावजूद भी आज ये संख्या कम हो रही है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी जो लोग हमारे जो है हिंदू भाई हैं वो आपस में ही ऐसा व्यवचार पैदा करते हैं कि हमारे जो आज जनसंख्या नियंत्रण नीति थी वो भी लागू नहीं हो पाई। अगर मैं आपसे सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर हम ये कोशिश करें कि जो हमारे धार्मिक संगठन है, अगर इनको जो सबसे पहले जगाने का काम किया जाए तो हिंदू हमारा जो है आगे बढ़ेगा। और हमारे जो धार्मिक संगठन है इनकी एक अलग से मीटिंग की जाए, इनको भी एक माध्यम दिया जाए, उस माध्यम से इनको बैठाया जाए साथ में, उनको भी उनसे भी चर्चा की जाए कि ये हमारा विषय है और इस पे अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी संख्या भी ठीक ठाक और हम लोग भी मेहनत करने पर हिंदू जागृत होगा। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही राय है कि अगर जनसंख्या नीति लागू हो जाएगी तो हिंदू हमारा और बढ़ेगा। हिंदू हमारे जितने हिंदू भाई हैं वो आगे बढ़ने का काम करेंगे और जागृत ज्यादा जागृत होंगे। धन्यवाद। मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। देखिए, मैं बचपन में एक नारा सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं, हिंदू घटा देश बटा। आज से 75 वर्ष पूर्व जब इस देश के टुकड़े हुए, उसके मूल में केवल एक ही कारण था
जिन प्रांतों में हिंदुओं की संख्या बहुमत से लघुमत हो गई थी, उन हिस्सों को काट करके अलग कर दिया गया। लेकिन क्या हमारे नीति नियंताओं ने इसको अपने निर्णयों में स्थान दिया? मुझे कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि हम इतने अल्पमत में आ गए थे और आक्रांता मानसिकता ने उस छोटे मुट्ठी भर अल्पमत को भी स्थान देने से मना कर दिया, हमें निष्कासित किया, हमारा हिंसक निष्कासन हुआ। यही चेतना जगाने की आवश्यकता है। लेकिन भाग लेता हूं, उनमें कागज पढ़ता हूं, औरों का लिखा हुआ पढ़ता हूं, अपनी बात रखता हूं, वर्षों से ऐसा कर रहा हूं। लेकिन हमारी सुरक्षा प्रतिष्ठान जो हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो देश की सुरक्षा, देश में स्थिरता, स्थायित्व की चिंता करते हैं, मैंने आज तक किसी के पेपर में, किसी के सैद्धांतिक विमर्श में डेमोग्राफी शब्द, जनसांख्यिकी शब्द को नहीं देखा। जी। देश की सुरक्षा में चिंतित जितने बड़े बड़े खोपड़ियां हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो डेमोग्राफी को स्टेबलाइज करना है, इसका आग्रह करते नहीं देखे गए। ये एक विकृति है। लोगों को लगता है कि सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। आप सच देखते हुए भी उसको देखना नहीं चाहते, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हिंदू का घटते घटते, कटते कटते कम हो जाना, लुप्त हो जाना किसी की चिंता में, किसी की नीति में, किसी के उद्बोधन में सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के ऊपर एक घटाटोप आ जाता है। उसको लगता है कि लोग मुझे सांप्रदायिक ना कह दें। जी। इस संकोच से बचकर, इस संकोच को परे फेंककर हमें सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी और ये बाध्य करना पड़ेगा अपने नेतृत्व को, अपनी सरकारों को, अपने बुद्धिजीवियों को, कि सच को सच की तरह बोलना, बताना सीखें और इस पर चिंता व्यक्त करें और उस पर निर्णय लें, वरना ये देश नहीं बचेगा। इसकी सुरक्षा पर जो खतरा मंडरा रहा है वो और गहरा होगा। तो डेमोग्राफी, जनसंख्या का अनुपात, उसमें हमारी भागीदारी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्थिरता, इसका स्थायित्व सुनिश्चित हो। और इसमें जो रिसाव हो रहा है पड़ोसी देशों से, कई बार शरणार्थी के रूप में आ जाने वाले, फांद कर, कूद कर, अवैध तरीके से आ जाने वाले और आकर के यहां बस जाने वाले, हिस्सों में अपना हक जताने वाले सर चढ़कर बोल रहे हैं। उनकी हिमायत करने वाले बहुत से दल पैदा हो गए हैं। राजनीति में उनका दुरुपयोग करने वाली एक व्यवस्था पनप गई है। जी। इसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह रिश्ते रिश्ते घटते घटते अगर आज इस देश में भी उसी स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में वो भाग थे देश के जो आज हमारा हिस्सा नहीं है, तो फिर अपने बच्चों को आप कौन सा, कैसा देश, कैसा भविष्य सौंप के जाएंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को छुआ है और मुझे लगता है ये सबको बार बार बताने की और उन्हें खुद जानने और समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न संजय भाई साहब। दो लोग और हैं अभी हमारे बीच में, अनुपम जी हैं और उद्देश सिंह। आप जी, इन दो प्रश्नों के पश्चात हम अपने सत्र के समापन की ओर बढ़ेंगे। अनुभव जी अपना प्रश्न रखिए। उद्देश जी, उद्देश जी अपना प्रश्न रखिए। तो वैसे मेरे को स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा उद्देश जी, हिंदी नाम से कनेक्टेड है क्या? हाँ। उद्देश जी एक बार हैंड रेस कर लेंगे अपना। वैसे उद्देश जी, अनुपम शिवाय जी को मैं कर रहा हूँ ऐड। अनुपम जी आपका कैमरा बहुत अनस्पष्ट है, आप एक बार अपना सिर्फ ऑडियो ऑन कर लें। जी क्षमा चाहता हूँ, कैमरा थोड़ा गड़बड़ है हमारा। नहीं कोई बात नहीं, प्रश्न करें अपना। पहले तो भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है
कि हमारे जो पढ़े लिखे मित्र हैं, वेल एजुकेटेड लोग, जो अभी मीडिया को कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गया, तो उनसे हम लोग जब बात करते थे, जो भी पिछली सरकारें रहीं, औरंगजेब का महिमा मंडन किया, अकबर का महिमा मंडन किया उस समय पे, तो वो लोग भी बहुत ही फोर्सफुली बोलते थे, अरे वो तो औरंगजेब तो अपना टोपी सिल करके जो है गुजारा करता था, बहुत उसका महिमा मंडन करते थे। लेकिन उनको 5 साल में 7 साल में लगता है मीडिया गोदी मीडिया हो गया। लेकिन वो ये बात कतराते हैं ये बात मानने से कि उस समय पे जो लिखा हुआ इतिहास है वो पूरा उनके प्रभाव में लिखा गया। अगर उसको लेकर कोई कहीं बात भी छिड़ती है तो अपने आप को बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी समझने वाले लोग भी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि इसके विपरीत जो है वास्तविकता यह है कि मैं भाई साहब गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं लोगों से मिलता था, कहते थे कि भैया अगर भाजपा राम मंदिर बनाई दे तो जीवन भर हम वोट देंगे। लेकिन 5 साल में मीडिया ने क्या किया कि उनको घुमा करके, जहां हमारे यहाँ गाय को डंडा मारना एक अपराध समझा जाता था, आज वही लोग कहने लगे कि योगी ने गाय छुड़वा दी, पहले कटती थी अब नहीं कटती हैं। तो यहां तक मीडिया ने उनको घुमा दिया। और एक तरफ लोग कहते हैं कि मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया। तो भाई साहब इसी को लेकर मेरा प्रश्न था कि ये दो मुहापन लोग समझते नहीं है क्या, कहाँ समस्या आती है? जी धन्यवाद। धन्यवाद। मीडिया के दोगलेपन को लेकर इनका प्रश्न है। जी जी आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। ये एक विडंबना है, जो लोग गोदी मीडिया चिल्लाते हैं, 7-8 साल पहले तक पिछली सरकारों के लाभार्थी रहे हैं, उनसे पद्मश्री पाते रहे हैं, उनसे इधर उधर मुफ्त प्लॉट पाते रहे हैं, समाजवादी पेंशन पाते रहे हैं। पत्रकारों की एक पूरी लिस्ट समाजवादी पार्टी में पूरे समाज के सामने आई थी, जिनको मुफ्त प्लॉट रेवड़ियों की तरह बांटे गए, जिनको पेंशनें बांटी गई। देखिए, जब हाथ से सत्ता चली जाती है और वो मुफ्त की अय्याशी छिन जाती है तो उसका कष्ट तो थोड़ा बहुत होता ही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक तरफा विमर्श आज से 8-10 साल पहले तक होता था, जिसमें केवल महिमा मंडन होता था, काले को सफेद किया जाता था, झूठ बोला जाता था, प्रपंच पैदा किया जाता था, लोगों को भटकाया जाता था, आज उसके समानांतर ऐसा सशक्त मीडिया खड़ा हुआ है जो इनकी पोल पट्टी खोलता है। तो यही लोग, यही लाभार्थी जो पहले गोद में बैठे थे और अनुचित लाभ लेते थे और फिर अपने नमक का हक अदा करते थे, उनको कष्ट है। आज वो भटक रहे हैं उस प्रश्रय की तलाश में, लेकिन आदत से मजबूर हैं, उन पर छाप पड़ गई है, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अब इस बड़ी उम्र में बदलने की गुंजाइश नहीं बची है, तो अपनी कुंठा व्यक्त करते हैं ये गोदी मीडिया कह करके। लेकिन आज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मीडिया पर जो पहरेदारी होती थी, जो बपौती समझ करके कुछ लोगों की एक जागीरदारी होती थी, वो अब टूट गई है। आज मीडिया कुछ प्रतिष्ठानों के प्रभाव से और नियंत्रण से निकल करके आम समाज में हर एक के हाथ में आ गया है। आज यही आपका अखबार है, यही आपका रेडियो है, यही आपका टेलीविजन है। लोग समाचार कम सुनते हैं चैनल्स के ऊपर, और उन चैनल्स, तमाम चैनल्स के छोटे छोटे वीडियो क्यूरेट होकर के, शेयर कर करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये एक कमाल हो गया है। और ये इस तरह का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये जनता जनार्दन की गोद में बैठकर खेल रहा है जी, वही इनको अखर रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से वो बहुत जल्दी मुक्त होने वाले नहीं हैं। इसकी शक्ति का एहसास लोगों को हो गया है। लोग छोटे छोटे फोन, कैमरा से वीडियो बनाने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं, और उस बात में वजन आने लगा है।
बिल्कुल आपने सही कहा। और संजय भाई साहब, अब हम अपने सत्र का आज दीदी का आखिरी प्रश्न लेंगे। आखिरी प्रश्न है, 2 लोगों से मैं कोशिश करूंगा एक साथ वो लोग प्रश्न पूछ ले। अरुणाकर सिंह जी है, किसी नाम से एक्चुअली वो जुड़ नहीं पा, जुड़े हुए हैं लेकिन उनका हमको दिख नहीं रहा है, उनको ही नहीं पता किस नाम से बनाया उन्होंने। पंकज जी हमारे साथ है बलिया से। पंकज जी और अरुणाकर जी, आप दोनों लोग बारी बारी अपना प्रश्न कर सकते हो। पंकज जी क्या सुन रहे हैं हमें? जी पंकज जी, अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। अभिषेक एक अनम्यूट करिए, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा अजय जी हूं। होंगे, आप देखिए अजय जी होंगे हमारे साथ। अजय जी को जोड़िए। जी पंकज जी अनम्यूट करिए, आप दिख रहे हैं। अजय राष्ट्रवादी, पंकज जी बोलिए पंकज जी, बोलिए। सर नमस्ते, पंकज बलिया से। जी सर, बलिया की राजनीति हम देखते हैं लंबा समय से, तो एक जातिवाद पर निर्भर है, क्योंकि विकासवाद पर हमने देखा है कि 2019 की जो लोकसभा चुनाव थी उसमें मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति, जो रेल मंत्रालय था राज्य का, विकास के दम पर काम देखा जाए तो बहुत सारे काम किया उन्होंने, फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं जातिगरण समीकरण के कारण, जातिगरण ध्रुवीकरण के कारण। तो कहीं ना कहीं जो विकास करने वाले व्यक्ति, उसको भी ये दिमाग में आता है कि यार ये जाति वाला तो सिस्टम बहुत अच्छा है, विकास करके जब मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति हार सकता है केंद्र का मंत्री रहते हुए, तो फिर हमारा और आपका कहाँ पूछ है। तो कहीं ना कहीं हर सीट पर बलिया का हम देखते हैं, फेफना का देख लीजिए, सदर का ब्राह्मण बहुल है उसका देख लीजिए, फेफना में यादव बहुल है उसका देख लीजिए, बांसडी में देख लीजिए कहीं ना कहीं राजभर की अधिक संख्या है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में राजभर के जो लड़के अरविंद राजभर है उन्होंने सीट मांगा था। तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब कि सही राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जाति और इस सब से ऊपर उठ के राजनीति करना चाहते हैं और देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं राजनीति के रास्ते, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। और राजनीति में अगर जी आपका प्रश्न समझ गए हैं पंकज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक और अजय जी एक और मिनट, वैसे शॉर्ट में ही थोड़ा सा रख लें। पंकज भैया आपका प्रश्न। अजय जी, अजय राष्ट्रवादी म्यूट हो गए हैं, आजमगढ़, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। अरुणाकर जी आजमगढ़। क्या मैं बोल सकता हूँ भाई साहब? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा थोड़ा सा वैसा प्रश्न ये था कि हम जो बात कर रहे हैं हमको जड़ों में वार करना पड़ेगा भाई साहब। जो आपका प्रश्न क्या? प्रश्न लीजिएगा प्लीज। प्रश्न ये भाई साहब, जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो कहीं न कहीं जो हमारे बच्चे हैं, वो भाई साहब कहीं ना कहीं जो एक समय था कि हमारे बच्चे जो लवकुश और ध्रुव और प्रहलाद जैसे इन्होंने अपने पराक्रम से देश और सम्मान का नाम किया, लेकिन आने और आज की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो आज कहीं काकरोच और जो छिपकलियों से डरते हैं। ऐसे जो युवा है, ऐसे बालक है, क्या देश को कितना आगे ले जाएंगे? ये एक बड़ी शंका का विषय है सर, इस समस्या, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक, ये आखिरी प्रश्न रहे सबके। अभिषेक जी इसके बाद प्रश्न नहीं लेंगे। राखी जी अब बस समापन भाई साहब का। हमारा पहला प्रश्न जाति समीकरण को देखते हुए राजनीति में उसका प्रभुत्व, और दूसरा इनका प्रश्न। जी देखिए, यूपी के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा आवारा पशु का मुद्दा है। आपने देखा होगा, सुना होगा। आपके प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस उदाहरण से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आवारा पशु क्या सरकार ने छोड़े थे? ये हम ही लोगों के छोड़े हुए हैं ना। जिस गाय ने दूध देना कम कर दिया, आपने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। आप ही की गाय ने एक बछड़ा दिया था, उसको आपने देखा नहीं, उसकी संभाल नहीं की, बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। तो हमने जो काम किए हैं उसका दोष हम व्यवस्था को क्यों दें? हम क्यों नहीं खुद अपने पशुओं को अपने पास रखें, उन्हें संभालें और उसको किसी और की जिम्मेदारी के रूप में न मढ़ें? इसी तरह जाति व्यवस्था है। हम जाति के नाम पर वोट देते हैं तो पार्टियां जातियों के नाम पर टिकट देती हैं। पार्टियां जातियों के नाम पर टिकट देती हैं तो फिर जातियां वर्चस्व के नाम पर एक दूसरे से लड़ती हैं। इस पूरी मानसिकता को ही हराना पड़ेगा। और इस बार जिस तरह यूपी में सरकार चली है, मैं कई दलित बंधुओं के पास गया हूं जो आमतौर पर बहन जी के लिए समर्थन में वोट दिया करते थे। उन लोगों ने भी कहा है कि इस बार बाबा की सरकार में 2 नए पैसे का भेदभाव नहीं हुआ है। बहुत खूब। किसी ने जाति को देख करके कोई निर्णय नहीं लिए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, मैंने मत, मजहब
संप्रदाय, जिला, भाषा, जाति, इस किसी भी भेद में फंसकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। बहुत सुंदर। मेरे सारे निर्णय, सारी सुविधाएं, जितना सरकार ने दिया सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार सबको मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ये अपवाद ना होकर के परंपरा बने, हमारे नीति और निर्णय लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें रच बस जाए, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप और मैं खुद पाएंगे कि हमने जाति का इन विषयों में विभेद देखना बंद कर दिया है। बहुत सुंदर बात। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, और दूसरा प्रश्न जो हमारे दूसरे दर्शक ने पूछा था, पीढ़ी में जो अंतर देख रहे हैं कि कहाँ वो पहले। हाँ, हम अपने बालकों को देखिए, वो भी बच्चों को संस्कार घरों में ही मिलने हैं। वो बच्चे क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, ये एक कच्ची बेल जैसी है। माता पिता जिस दिशा में उसको इंगित कर देंगे वो फिर वैसा ही निकलेगा। अपने बच्चों को आप कैसा देखना चाहते हैं, उनमें समय का और संस्कार का वैसा निवेश करना शुरू करें। आज यदि वो कुछ कमियों के कारण आपकी आंख में खटक रहे हैं कि ऐसे क्यों हो गए, वैसे क्यों हो गए, उसका कारण है कि हमने उनमें उतना समय का निवेश नहीं किया, उनको वो सब नहीं दिया जो उनके उस मस्तिष्क की आवश्यकता थी जब वो बड़े हो रहे थे। हमारे बच्चे आखिर किसका उत्तरदायित्व है, किससे सीखते हैं? वो हमारे इंस्ट्रक्शंस का, हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते, वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं। तो हम अपने व्यवहार में वो शौर्य लाएं, अपने व्यवहार में, अपनी जीवनचर्या में वो अनुशासन लाएं और अपनी प्राथमिकताओं में वो विषय लाएं जिनको हम उनमें देखना चाहते हैं, तो बात आगे बनेगी। केवल उनको कह देना और उनसे आज्ञा का पालन करवा लेना और फिर यह आशा रखना कि वो कुछ विलक्षण ऐसा अलग करेंगे जो हमने नहीं किया, इसकी संभावना कम होती है। जी आदरणीय, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारा अपना खुद का दायित्व है, पेरेंट्स का, अभिभावकों का, समाज का। आपका आज अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हम सच में आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। और मुझे लगता है हमारे सभी दर्शक और श्रोताओं को आज उन्होंने जो आपसे जाना है, जो समझा है, कहीं ना कहीं उस त्रासदी को महसूस किया होगा जो आज हम अपना विषय लेकर चले थे कि ना हो फिर कैराना और कश्मीर, एक वोट से बदलेंगे तस्वीर। लोग इस महत्व को समझेंगे और जो हम जगाने का काम कर रहे हैं, इन दो पंक्तियों के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे और फिर मिलेंगे अपने अगले सत्र में। समय बहुत कम है, सारा दम लगा दो। समय बहुत कम है, सारा दम लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास भी दो पंक्तियां हैं जी। यदि आप वोट नहीं देते हैं तो एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया अपने मत का अवश्य उपयोग करें। धन्यवाद, प्रणाम।